मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हमारे सामने अनिल कुमार राय साहब हैं, जो बिहार राज्य के प्रमुख शिक्षाविद हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनसे कुछ मुद्दों पर चर्चा होगी। किन मुद्दों पर चर्चा होगी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि बिहार में वोटर्स की वोट चोरी के खिलाफ एक यात्रा चल रही है, एक मुहिम चल रहा है। और इसकी पृष्ठभूमि यह है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, और इसमें 65 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम कारण नहीं बताएंगे क्यों काटे गए हैं, वे अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो ये सवाल उठा के जब आप कारण नहीं बताएंगे तो कोई अपनी आपत्तियां और क्लेम दावा कैसे दर्ज करा सकता है। अंततः सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इलेक्शन कमीशन को इन 65 लाख जो नाम हैं, मैंने आज ही देखा, चेक किया, सीओ बिहार के वेबसाइट पर वो आ गया है, संबंधित जिलों के वेबसाइट पर भी आ गया होगा, मैंने देखा नहीं। और इलेक्शन कमीशन को आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि ये सारे नाम हार्ड कॉपी में पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर और वीडियो का स्तर पर भी आ जाना चाहिए ताकि वोटर्स देख सकें। लेकिन इसके पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण वोट चोरी जैसा शब्द प्रकाश में आया। उसके पहले वोट बंदी की बात हो रही थी, वोट चोरी आया। कर्नाटका के चुनाव के संबंध में एक प्रेजेंटेशन लीडर ऑफ अपोजिशन ने किया और उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार से एक ही व्यक्ति के नाम कई स्थानों पर, कई बूथों के लिए आए हुए हैं। उनका ये भी कहना था कि किस प्रकार से एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 1 लाख वोटर चुरा गया। उनका कहना था कि यह सब फर्जी है, वोट की चोरी की गई है, आदि इत्यादि। खैर, तो राजनीतिक लोगों की बात है। लेकिन उनको इलेक्शन कमीशन की ओर से एक नोटिस दी गई कि आप अफिडेविट दायर करो, और अफिडेविट दायर करने के बाद आप जो भी एविडेंस होगा वो दो। लेकिन इसी बीच एक बड़ी मजेदार घटना घटी। रूलिंग पार्टी के एक पूर्व मंत्री ने, जो आज की तारीख में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए कि जहां से लीडर ऑफ अपोजिशन चुनाव जीत करके आए हैं, वो उनकी पार्टी के अन्य कई जगहों, कई सीटों के बारे में, अन्य अपोजिशन लीडर्स जहां से चुनाव जीत करके आए उनके बारे में उन्होंने कहा कि सारे लोगों ने वोट चोरी की है। दूसरे शब्दों में चुनाव आयोग के समक्ष यह सवाल पैदा हो गया कि वोट चोरी तो हो रही है और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी तो है। मैंने देखा कि, और आपने भी देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि सैटरडे यानी 16 तारीख को चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, और पूरी प्रेस रिलीज को पढ़ने से मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसने चुनाव करवाए भी हैं, ऑब्जर्वर भी रहा है, बहुत निकटता से चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है, लगा कि निर्वाचन आयोग का कहना है कि मेरी कोई जवाबदेही नहीं है अगर इलेक्टोरल रोल पर कुछ नाम गलत आ गए, आदि इत्यादि। उनका कहना है कि पूरा जो सिस्टम है मल्टी लेयर्ड सिस्टम, इसमें बीएलओ सबसे नीचे होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उनके ऊपर ईआरओज होते हैं जो एसडीएम रैंक के पदाधिकारी होते हैं, डीईओज होते हैं, और फिर सीईओ होते हैं। ये लोग सारा काम करते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी ने समय रहते गड़बड़ियों की जानकारी नहीं दी, उनकी जवाबदेही है। यानी दूसरे शब्दों में कहा कि निर्वाचन आयोग में जो लोग बैठे हुए हैं वे केवल डायरेक्शन देते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इलेक्टोरल रोल तैयार करने की बात हो या चुनाव कराने की बात हो, उसमें इलेक्शन कमिश्नर का डायरेक्शन, सुपरविजन और कंट्रोल चलता है। बट उन्होंने कहा कि हमारी इसमें कोई जवाबदेही नहीं है, सब पॉलिटिकल पार्टी जवाबदेही है, कहनी समय पे बताएं। अगले दिन यानी 17 तारीख को उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि हम मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। अगर कोई कहता है कि ये मतदाता फर्जी हैं, गलत आए हैं, तो वह उनका अपमान करता है। और अगर जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं वोट चोरी के, अगर वे अफिडेविट नहीं देते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर या तो अफिडेविट दें, या माना जाएगा कि वे झूठ बोल रहे हैं, और देश से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। सवाल बहुत सारे उठे हुआ कि फिर अपोजिशन के बारे में आप ऐसा कह रहे हैं क्या, रूलिंग पार्टी से तो आपने मांगा नहीं है। इस सवाल पे शायद मौन रहे। तो हम इन्हीं 2 सवालों के इर्द गिर्द
अनिल राय साहब से जानना चाहेंगे कि देश के स्वतंत्र नागरिक के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, शिक्षाविद के रूप में आप इन दोनों बिंदुओं को कवर करते हुए बताएं कि आपको जो प्रेस नोट दिया गया है, प्रेस रिलीज जो दी गई वो, और जो 17 को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। और आज अपोजिशन के बहुत सारे नेताओं ने, इंडिया ब्लॉक भी था उसमें, आप पार्टी भी थी, उन्होंने निर्वाचन आयोग के ऊपर काफ़ी गहरे आरोप मिल करके और लगाए हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये भी बात आ रही है कि पहली बार ऐसा शायद इतिहास में होगा कि सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर महाभियोग लाने की भी तैयारी हो रही है। कितना गलत है कितना सही हम नहीं जानते, लेकिन ऐसी अफवाहें भी आई। तो राय साहब, इन तीनों बिंदुओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? राय साहब जी, बहुत सुंदर। अभी हम लोग, आपने जिस प्रश्न को उठाया है वह केवल बिहार का ही नहीं है, बल्कि इस देश का सबसे अधिक चर्चित और सबसे अधिक संवेदनशील और सबसे अधिक सेंसिटिव यह मुद्दा है। पहली बात जो आपने की कि हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, लगातार ये बातें हो रही हैं कि गहन पुनरीक्षण के क्या दुष्परिणाम होंगे, किस तरह की अराजकता है, किस तरह वह गलत सूची बन रही है, वगैरह बातों पर बहुत सारी बातें हुई हैं। हम लोग उन पिछले प्रश्नों को और पिछले जवाबों पर बात नहीं करेंगे। यह जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया और उस नोटिफिकेशन में उसने आरोप लगाया कि जो मतदाता है वह खुद जवाबदेह है। तीन तरह के उसने अभियोग लगाए, जवाबदेही तय की कि जो मतदाता है वह खुद जवाबदेह है, जो बीएलओ है वह जवाबदेह है, और जो राजनीतिक दल है वे जवाबदेह है। यारो भी जवाबदेह है, जो डीएम रैंक का होता है, एक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। हाँ, वह जवाब। तो मुझे जब यह नोटिफिकेशन में जब देख रहा था, प्रेस रिलीज जब मैं देख रहा था तो मुझे उस घटना की याद आ रही थी कि गुजरात में जब पुल गिर गया था, कौन वाला पुल था, तो उसमें जिसने बनाया पुल, जो उसके लिए जवाबदेह होना चाहिए था, उससे न पूछ करके वहाँ के ब्लॉक लेवल के अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित किया गया था। तो एक यह बात कि जो कमजोर कड़ी है, सबसे कमजोर कड़ी है कि वहाँ उसको अभियुक्त बनाना और उसको दंडित करने, अभियुक्त बनाने का मतलब है कि कल उसको दंडित भी किया जा सकता है। एक बात यह। दूसरी बात, मैं इससे बड़ी बात की तरफ इंगित करता हूं कि यह डेमोक्रेटिक जो सेंस है कि वही अब चेंज हो रहा है। कल तक मतदाता की यह जवाबदेही नहीं हुआ करती थी कि वह किसी न किसी तरह मतदाता बन ही जाए। यह चुनाव आयोग की जवाबदेही होती थी कि उसको मतदाता बना ले। अब यह सारी जवाबदेही राजनीतिक दलों और मतदाताओं पर और बीएलओ पर और कुछ जिले स्तर के अधिकारियों पर यह सारी जवाबदेही डाली जा रही है। तो यह एक डेमोक्रेटिक सेंस, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के पूरे बदलाव, पूरे यू टर्न की तरफ यह द्योतित करता है कि किस तरह हमारा वह जो डेमोक्रेटिक सेंस है, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, वह किस तरह पूरी तरह बदल रही है कि जो कुछ आगे बढ़ना चाहिए था वह गाड़ी अब फिर पीछे की तरफ लौट रही है। कि सारी, और यह केवल एक अकेली घटना नहीं है कि इधर सरकार की तरफ, सत्तारूढ़ दल की तरफ से जितनी सारी बातें हो रही हैं उसमें नागरिकों को ही दोषी ठहराया जा रहा है कि नागरिक भ्रष्ट होते हैं, नागरिक अवैध होते हैं, नागरिक प्रवासी होते हैं, नागरिक चोर होते हैं, नागरिक है तो छोटी छोटी चीजों में चोरी करते हैं, राशन ले लेते हैं ज्यादा, वगैरह वगैरह। जितनी सारी बातें हैं नागरिकों के लिए हैं कि नागरिक ही पूरा भ्रष्ट है, नागरिक ही पूरा दोषी है, या देश ही पूरा भ्रष्ट है, या देश ही पूरा दोषी है। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वे सारे लोग बहुत सदाचारी हैं, बहुत ईमानदार हैं और बहुत एक बात मैं और इसकी तरफ इंगित करना चाहता हूँ।
जो हाईली ऑब्जेक्शनेबल होना चाहिए। चुनाव आयोग बार बार शुद्ध शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। यह एक बार ही नहीं किया है, कई बार उसने शुद्ध शब्द का इस्तेमाल किया है मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान। इस प्रक्रिया में शुद्ध शब्द एक बहुत ही दक्षिणपंथी शब्द है और जो एक विशिष्टता बोधक शब्द है कि कुछ लोग शुद्ध हैं और बाकी लोग अशुद्ध हैं। यही शुद्धता बोध की बात जर्मनी में की गई थी और यही शुद्धता बोध आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे अपने यहाँ भी भारतवर्ष में भी वही शुद्धता बोध लाया जा रहा है। केवल मैं वह शब्द नहीं कह रहा हूं, उस शब्द से उपजी हुई जो धारणाएं हैं, वे धारणाएं जो लोगों को प्रभावित करेंगी, जो उनके जेहन में जाकर के चेतना का रूप लेंगी, उसकी तरफ मैं इंगित करना चाहता हूं कि क्या किस तरफ इस देश को और पूरी धारणा को और पूरी नागरिकता को ले जाया जा रहा है कि कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। यह बेहद ऑब्जेक्शनेबल यह बात है और शब्द को डिलीट किया जाना चाहिए। इस शब्द के लिए चुनाव आयोग अगर इस शब्द का प्रयोग करता है तो उसको अपनी इस भूल के लिए माफी मांगनी चाहिए। बहुत ही माने हद दर्जे का ऑब्जेक्शनेबल यह शब्द है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस पर क्या कहेंगे जी? प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मैं क्या कहूंगा, यह पूरा देश कह रहा है और इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि किसी भी डेमोक्रेसी में चुनाव उसके प्राणवायु है और उस इंजन का, उस गाड़ी का संचालक इलेक्शन कमिश्नर होता है। मतलब डेमोक्रेसी के संचालक के रूप में अगर हम यह कहें कि उस प्राण के संचालक के रूप में इलेक्शन कमीशन की भूमिका होती है। और उस दिन का जो पिछले दिनों का परसों का जो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस था 17 तारीख को 17 कल ही था, हाँ 17 तारीख को, कि 17 तारीख को जो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बात तो यह कि उसने उन सारे क्वेश्चंस का, किसी भी क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया जो क्वेश्चंस हवा में तैर रहे हैं और लोगों को भयभीत कर रहे हैं। उन प्रश्नों से वह कतरा गया और उससे वह आगे बढ़ गया। दूसरी बात कि यह भी बहुत ऑब्जेक्शनेबल था जिस ढंग से उसने कहा, बहुत ही सड़क छाप व्यक्ति के आदमी की तरह उसने कहा कि माओ बहनों बहुओं का फोटो हम उनको दे दें। इस तरह की टिप्पणी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त अगर इस तरह की यह टिप्पणी करता है कि अगर विपक्ष को वह फोटो दे दिया जाए, वह वीडियो दे दिया जाए तो उनके साथ वह कुछ गलत कर देगा और इस टिप्पणी के साथ वह नहीं देना चाहता है। यह एक बहुत ही घटिया दर्जे का सड़क छाप टाइप की यह टिप्पणी थी और यह जवाब था। दूसरी बात कि जो उसने कहा कि जीरो उस मकान नंबर का होता है जिनका मकान नहीं होता है। यहाँ तक बात लोगों को पता चल गई कि हो सकता है कि इस देश में बहुत सारे लोगों को मकान नहीं हो और उनका मकान नंबर 0 हो, लेकिन बहुत अब सारी बातें आ रही हैं कि जिनके मकान हैं वो एमएलए हैं, वे मंत्री हैं और उनके मकान नंबर में 0 लिखा हुआ है, मतलब उनका भी मकान नहीं होगा। तो मतलब यह एक ऐसी दलील है जिस दलील पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह के बहुत ही अधकचरे और बहुत ही लो दर्जे का बयान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग का था। मित्रों, अभी आपने डॉक्टर अनिल राय जी को सुना। देश के स्वतंत्र विचारक के रूप में वो जो बातें सोचते हैं इस मसले को लेकर, तो उन्होंने स्पष्ट किया। मेरा संबंध तो कॉन्स्टिट्यूशन से है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का विद्यार्थी भी हूँ सेवा में रहने के कारण भी। और 324 जो आर्टिकल है जो चुनाव आयोग के गठन उसकी शक्तियों के बारे में बात करता है, वो मेरे सामने किताब है संविधान की, और मैं देख रहा हूँ कि उसके उस आर्टिकल के 324 के पहले ही पैरा में बात अंकित है कि द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल
and the conduct of elections of the parliament, state legislature, and president and vice president shall be vested in a commission referred to in the constitution एज द इलेक्शन कमीशन। एंड इलेक्शन कमीशन में ये सारी शक्तियां वेस्टेड है। लेकिन मैं चौंक गया जब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टियों ने समय पर नहीं किया, ये EROs का काम है कि वे रजिस्ट्रेशन करें और ये BLOs का काम है, और इन लोगों ने ठीक से काम नहीं, तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। इससे प्रतिध्वनित हुआ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रतिध्वनित हुआ कि यदि कोई शिकायत आती है कि इलेक्टोरल रोल में फर्जी वोटर्स हैं तो वो कोई जांच नहीं कराएगा, वह उससे कोई उसको मतलब नहीं है। जबकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है, नैतिक नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल जवाबदेही है। और मुझे लगता है सेवा में रहने के कारण और इलेक्शन कराने के कारण कि ऐसा कह के शायद इलेक्शन कमीशन में जो बैठे हुए लोग हैं वो हमारी सेवा के लोग रहे हैं, वे अपने उत्तरदायित्व को समझ नहीं पा रहे हैं, या उनके मन में मंशा कुछ और है। आप भी सोचें, हमारा मकसद यह नहीं कि हम बैठ करके आलोचना कर रहे हैं, हमारा मकसद चीज़ों को समझने और समझाने का है। आप भी विचार करें, आप भी संविधान की प्रति लेकर के देख लें, आप भी कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स को देख लें, आप भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को देख लें, और तब पाएँ कि उससे BLOs की भूमिका, BLAs की भूमिका, पॉलिटिकल पार्टी की भूमिका ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ERO की भूमिका ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इलेक्शन कमीशन की भूमिका प्रोमिनेंट है। अंतिम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब तो मुझे डर है, सता रहा है साहब, कि इलेक्शन के दरमियान यदि कोई बोलेगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है तो बोलेंगे तू पहले एफिडेविट दो। जी। अगर कोई बोलेगा फलाना बूथ कब्जा हो गया, एफिडेविट दो, क्योंकि हम लोग तो पाए हैं, उसी जवाब दे जाएगी। हम लोग तो पाए हैं कि यदि कोई शिकायत करता था इलेक्शन कमीशन को, फैक्स भेजा जाता था और फैक्स से डायरेक्शन आता था जांच करने के लिए। तो मुझे डर है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन भविष्य में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। खैर, ये मेरा अपना निजी डर है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। तो मित्रों, अगर आप भी इस वीडियो पर विचार करें, अगर आपको हम लोग की बातचीत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट्स दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।